नमस्कार, मेरा नाम यतिन है से आए हैं जिसका सिर्फ एक ही एम है एंड दैट इज टू स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स इस देश के ज़मीनी तबके तक। और आप सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है क्योंकि आज हम जिस टॉपिक के लिए यहाँ पर आए हैं दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू एंड दैट इज़ वन नेशन वन इलेक्शन। तो हम लोगों की शुरुआत कैसे हुई? हम सभी युवाओं में से ही जुड़े हुए लोग हैं, डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स, लॉयर्स, एडवोकेट, और हम सभी ने विभिन्न काम करते थे, बेंगलोर, दिल्ली, चंडीगढ़। बट हम सभी ने पाया इलेक्शंस जो मल्टीपल समय पर होते हैं उसने हम सभी की लाइफ्स को एक राष्ट्रीय स्तर पर भी और पर्सनल स्तर पर भी इफेक्ट किया है। एंड दैट इज वाई आज से ढाई से 3 वर्ष पहले हम लोगों ने काम करना स्टार्ट किया। पहल के तहत बीते वर्ष सितंबर में वी फॉर्मुलेटेड द संविधान सपोर्ट ग्रुप, और जिसका एम क्या है कि इस देश में जमीनी स्तर पर जो युवा हैं उनके विचारों को संसद तक लेकर जाने के लिए एक संस्थान हो और देश की डेमोक्रेसी को में आप में से कुछ लोग पूछ सकते हैं वन नेशन वन इलेक्शन क्या सच में इतना इंपॉर्टेंट मुद्दा है? एक देश में जिसमें सबसे बड़ा लोग है 125 करोड़ रहते हैं, एक छोटे से कस्बे के अंदर एक व्यक्ति अगर अपना एक वोट नहीं दे पाता है क्योंकि देश में मल्टीपल इलेक्शंस मल्टीपल समय पर होते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? बट में रहते हैं विच इज डेराइव्ड बाय द पावर ऑफ पीपल, तो हर एक वोट से फर्क पड़ता है। आई थिंक वो एक 99 सरकार को गिरा दिया। एक वोट वही था मेरे ख्याल जिसने 1933 में हिटलर को जर्मनी का तानाशाह बना दिया, और एक वोट वही था जिसने 1773 चाहे वो कश्मीर का एक किसान हो, इस्तेमाल केवल कि देश के अंदर मल्टीपल समय पर होते हैं। और उसी मुहिम के तहत जैसे मैंने आपको बताया 2.5 साल पहले हम जो देश के अलग अलग युवा थे उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, और बीते वर्ष सितंबर में हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाई और विंटर सेशन के दौरान यानी नवंबर के समय पर हम लोगों ने जमीन पर काम करना शुरू किया। कुछ वॉलंटियर्स का ग्रुप था, कुछ युवाओं का ग्रुप था। अब पहली समस्या जो थी हमारे सामने वो थी कि देश के एमपीज तक इस इशू को लेकर जाए, और आप मीडिया के लोगों से अच्छा कौन समझता है, एमपीज डेट नहीं देते हैं बहुत आसानी से। तो आपको ये जानकर और मुझे बताते हुए बहुत प्राउड फील हो रहा है कि युवाओं ने, सीधे साधे वॉलंटियर्स ने, इस देश के युवाओं ने 300 से ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रिटर्न सिग्नेचर्स इस विंटर सेशन में लिए कि वन नेशन वन इलेक्शन इस देश में लागू होना चाहिए। और ये जो 300 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, मुझे उन करोड़ों अभिनव की समस्या लगी, उन करोड़ों बच्चों की समस्या लगी जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में इस क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस में पढ़ते हैं कि उनके टीचर्स उनके लिए वो टीचर्स अवेलेबल नहीं हो पाते। साथ ही साथ फिर मेरी मुलाकात से हुई, आदित्य ने अपनी पर्सनल करी, डायबिटिक पेशेंट थे, लेकिन बार बार इलेक्शन होने की वजह से ना तो उन्हें छुट्टी मिल रही थी जिस समय पे उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, और ऐसी जगह पे उनकी ड्यूटी लग गई जहां पे चिकित्सा सुविधा उस समय पे अवेलेबल नहीं थी। उससे समस्या ये हुई कि जब 2022 में यूपी के इलेक्शन हुए, फिर 24 में क्या कहते हैं लोकसभा इलेक्शंस हुए यूपी में, उस वजह से उनकी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि उन्हें 4 साल पहले, अपनी रिटायरमेंट के 4 साल पहले प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेनी पड़ी, और तब से लेके अब तक वो हॉस्पिटल में ही है। यहां तक कि उनकी डायबिटिक सिचुएशन इतनी बिगड़ी कि वो हम एक महिला का तो सम्मान कर ही नहीं पा रहे, इस वजह से नहीं दे पा रहे, साथ को एंडेंजर कर रहे हैं। बार बार इलेक्शन होने से सरकारी प्रणाली काम करते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस काम करती हैं, काम करते हैं। को समझ में आया कि
में नहीं आ रहा था कि भैया जनमानुष का मुद्दा कैसे हो सकता है। उस समय पे समझ में आया ये आम जनमानुष तक। फिर प्रियजनों, आंकड़े की बात अगर करें तो अगर आप पिछले 5 साल का आंकड़ा देखेंगे तो पूरे क्या हमारा देश डेवलप्ड हो चुका है? क्या हमारे देश पैरालिसिस में रह सकते हैं? कोड ऑफ कंडक्ट शायद मेरे से बेहतर लोग समझते हैं, आप लोग ऑन ग्राउंड होते हैं, आप लोग जनमानुष की समस्याओं को फर्स्ट देखते हैं। अमाउंट में क्वांटिफाई करें तो वो अमाउंट आती है 4.5 लाख करोड़। 4.5 लाख करोड़ जो पैसे हम बचा के 4.5 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा जीडीपी करके 1.5% का एक्स्ट्रा जीडीपी ग्रोथ करके क्या हम उस 4.5 लाख करोड़ को एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च नहीं कर सकते? तो हम बार बार इलेक्शन करवाने की वजह से ये जो जीडीपी ग्रोथ लॉस हो रहा है, कैंडिडेट्स का ट्रिपल खर्चा होता है। एक बार लोकसभा में खर्चा करेंगे, एक बार विधानसभा में खर्चा करेंगे, फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में खर्चा करेंगे। तो क्यों ना इनको एक ही समय पे करवा के वो खर्चा कम किया जा सके। इससे ऑटोमेटिकली जो इलिसिट लिखकर इतना हम ये पॉलिटिकल पार्टीज यूज करती हैं, घर घर भेजती हैं, ब्लैक मनी हो गया, ड्रग्स हो गया, आपने देखा लोकसभा इलेक्शन में कितने कई हजार करोड़ के पकड़े गए, तो उसमें कमी आएगी। अगर हमारे देश में इतनी समस्याएं हैं और उसका सॉल्यूशन वन नेशन वन इलेक्शन से होता है, तो क्यों नहीं हम सॉल्यूशन को ले रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको हरियाणा का एग्जाम्पल देना चाहूंगा साथियों। हरियाणा में पहले लोकसभा के इलेक्शन हुए, फिर विधानसभा के इलेक्शन हुए, फिर कॉर्पोरेशन हुए। लोकसभा इलेक्शन में परसेंटेज थी वो, फिर विधानसभा इलेक्शन में और कम हुई। और मेरे को आश्चर्य तो जब हुआ जब मैंने क्या कहते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो अभी इलेक्शन खत्म जगह पे 10% सिर्फ 10 से 15% वोटिंग परसेंटेज हुई है। क्या ऐसे हम डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करेंगे? क्या ऐसे हम मोर पार्टिसिपेटिंग डेमोक्रेसी बनाएंगे अपने वोटर्स के लिए, जहां पे 1.5 मिलियन लोग हैं और सारे लोग आज भी वोट करने नहीं जाना चाहते? क्या ऐसे डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी? इसकी मैं आपको वजह बताता हूं। सबसे बड़ी वजह क्या है? हमारे देश में एक बड़ा तबका है मजदूरों का, जो अपने गृह क्षेत्र से बाहर जाके काम करते हैं। आईटी वर्कर्स भी हैं, व्हाइट कॉलर वर्कर्स भी हैं, जो अपने गृह क्षेत्र से हम कहीं ना कहीं हम मैक्सिमम लोग प्रवासी हैं। तो इलेक्शन होता है, घर पड़ता है हमें, हम अब दिक्कत क्या आती है? 3-4 महीने पहले तो लोकसभा का इलेक्शन हुआ, तब हमने, फिर विधानसभा में तभी वोटिंग परसेंटेज कम हो जाती है क्योंकि कम लोग पहुंच पाते हैं अपने होम टाउन पे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में तो लगभग डिमिनिश हो जाता है। अगर आप हरियाणा का एग्जाम्पल देखें, 80 से 85% अचीव की जा सकती है बहुत सारी जगहों पे। 80 से 50% लोग जब अपनी सरकार चुनेंगे तो आप देखिए सही मुद्दों पे सरकार चुनी जाएगी, सही दिशा में सरकार वो चलेगी। सरकार भी बाध्य हो जाएगी कि 80-50% लोग जब सोच के अपने मत का उपयोग कर रहे हैं तो वो ना तो गुमराह कर सकती हैं, ना वो कास्ट डिवाइजिव कर सकती हैं, ना वो रिलीजियस लाइंस पे गाइड कर सकती हैं। प्रोग्रेस की तो एजुकेशन की बात होगी, तो हेल्थ केयर की बात होगी, तो जो असल मुद्दे हैं जनमानुष के उनकी बात होगी। आपको जैसे मैंने हरियाणा का एग्जाम्पल दिया, हरियाणा में अगर लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ हुए होते तो वोटिंग परसेंटेज अच्छी रहती। और साथ ही साथ मैं आपको हरियाणा का एक और एग्जाम्पल दूं, हरियाणा में 7 साल बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हुए हैं। आप में से कोई महाराष्ट्र से है क्या? महाराष्ट्र टीएमसी के इलेक्शन के बारे में सुना होगा। 8 साल हो चुके हैं, 8 साल आज तक आप मानुष को होती है, वो होती है कि मेरे घर पे पानी नहीं आ रहा, मेरी सीवेज लाइन ठीक नहीं है, या मेरी जो लोकल सड़क है वो टूटी हुई है। वो कौन करता है? वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर करते हैं, वो लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट करती है। और जब उसी के साथ साथ 8-8 साल इलेक्शन नहीं होंगे तो आप ये बताइए, इससे सबसे बड़ा इशू ये भी सॉल्व होगा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के भी इलेक्शन सही टाइम पे होंगे। इसी के साथ मैं आगे आपसे आग्रह करूंगा कि हमें आपका सपोर्ट चाहिए, हमें आपको इस मुहिम का हिस्सा बनाना है, क्योंकि जब तक ये जो डेमोक्रेसी का 4th पिलर है, जब तक हमारे साथ नहीं आएगा, इस देश में कोई भी पॉलिटिकल बदलाव नहीं आ सकता। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है कि बन इलेक्शन, लेकिन कहीं पे भी हमें ठोस कार्रवाई नहीं दिखती। हमें कोई कमेटी नहीं चाहिए, हमें इंप्लीमेंटेशन चाहिए। इसके साथ हमारी जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो हमारे ग्रुप का आगे का आपको प्लान ऑफ एक्शन बताएं।
अपनी आवाज को देश के युवाओं तक पहुंचाने के लिए 24 व 25 मार्च को हम देश के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे। पाएं कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, क्यों उन्हें इसे सपोर्ट करना चाहिए और यह हमारे देश के लिए जरूरी क्यों है। 26 मार्च को हम लोग जंतर मंतर पर एक दिन का उपवास करेंगे, जहां पर हमारे साथ देश के लगभग 500 से अधिक युवा जुड़ेंगे। 27 मार्च को हम लोग एक पीस मार्च करेंगे, जो कि अंबेडकर सेंटर से पार्लियामेंट तक होगी, जहां पर हम देश की सभी पॉलिटिकल पार्टीज से यह निश्चित करेंगे, यह हम उनको समझाने की कोशिश करेंगे, उन तक पहुंचेंगे कि वे इसे सपोर्ट करें, इसका समर्थन करें। हमारे देश के लिए इसका बहुत महत्व है। तो रिसोर्सेज ज्यादा हो चुके हैं हमारे पास, टेक्नोलॉजी बेहतर है, मैन पावर ज्यादा है, तो अब तो हम और बेहतर तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट कर पाएंगे। नहीं सर, सारे हम भी देखिए, हम भी कहीं ना कहीं जो हम सारे पूरा ग्रुप है, हमने भी अपनी पढ़ाई करी है इसके बारे में। हमने क्या कहते हैं कितने सारे रेफरेंसेस देखे हैं, कितनी सारी स्टडीज देखी हैं, जिसमें ये बिल्कुल वो हो रहा है। जब 67 तक हम वन इलेक्शन कर पाए हैं, तो आज क्या ऐसी टेक्नोलॉजिकल बाधा है? आपका सवाल पूरा हो गया? आप सवाल पूछिए और फिर मैं उत्तर दूंगा मित्र। मैं ये 2 ही बार मत पूछिए ना मित्र, मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए तो। हो गया भैया, फिर ऐसा है, ये लास्ट सवाल है, क्योंकि हमारी कोर कमेटी की फिर मीटिंग है, इसका मैं जवाब देकर के हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को समाप्त करते हैं। हमारी एक साफ नियत है, ये कब कैसे होगा, पॉलिटिकल पार्टी आपस में बैठ करके सरकार के साथ समन्वय बनाएं, विचार करें, काम करें। हम बस इतना चाहते हैं, एक साथ देश में एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। धन्यवाद। कभी विधानसभा इलेक्शन हो रहे हैं, कभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हो रहे हैं, उसकी वजह से होता क्या है? अभिनव ने बताया कि सर हमारी कहता, जब मैं क्लास 12th में था, एक अहम समय था जब हमारे टीचर बार बार इलेक्शन ड्यूटी पे रहते थे, हमारा सिलेबस भी सही से खत्म नहीं हो पाया, मैं एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन इस चक्कर में नहीं ले पाया, कुछ परसेंटेज मेरी कम रह गई क्योंकि हमारे टीचर्स उस समय पे अवेलेबल ही नहीं थे। मुझे ये एक अभिनव की समस्या नहीं लगी, मुझे उन करोड़ों अभिनव की समस्या लगी, उन करोड़ों बच्चों की समस्या लगी जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूल में इस क्या कहते हैं कॉन्फिडेंस में पढ़ते हैं कि उनके टीचर्स उनके लिए पूरे समय अवेलेबल रहेंगे, बट बार बार इलेक्शन होने की वजह से, उनकी ड्यूटीज लगने की वजह से, इलेक्शन ड्यूटीज लगने की वजह से वो टीचर्स अवेलेबल नहीं हो पाते। साथ ही साथ फिर मेरी मुलाकात आदित्य से हुई। आदित्य ने अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करी। आदित्य ने बताया उनके नाना जी जो यूपी पुलिस में कार्यरत हैं, उन्होंने बताया कि वो डायबिटिक पेशेंट थे, लेकिन बार बार इलेक्शन होने की वजह से ना तो उन्हें छुट्टी मिल रही थी, जिस समय पे उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, और ऐसी जगह पे उनकी ड्यूटी लग गई जहां पे चिकित्सा सुविधा उस समय पे अवेलेबल नहीं थी। उससे समस्या ये हुई कि जब 2022 में यूपी के इलेक्शन हुए, फिर 24 में क्या कहते हैं लोकसभा इलेक्शंस हुए यूपी में, उस वजह से उनकी तबीयत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि उन्हें 4 साल पहले, अपनी रिटायरमेंट के 4 साल पहले प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेनी पड़ी, और तब से लेके अब तक वो हॉस्पिटल में ही हैं, यहां तक कि उनकी डायबिटिक सिचुएशन इतनी बिगड़ी कि वो वेंटिलेटर पे रह चुके हैं। फिर मेरे को यह भी समझ में आया कि भाई ये कोई एक परिवार तो नहीं है, ये आदित्य का परिवार तो नहीं है, ये कितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस का, कितने पुलिस वालों के परिवारों की सेम कहानी होगी जो इसी समस्या से जूझ रहे हैं। अगर देश में एक समय पे इलेक्शन हो तो कम से कम जो पुलिस वाले ने, जो पैरामिलिट्री फोर्स के हमारे जवान ने, वो सेना इस वजह से ज्वाइन करी है, वो पैरामिलिट्री फोर्स इस वजह से ज्वाइन करी है ताकि वो देश की रक्षा में ड्यूटी दे सके, इसलिए ज्वाइन नहीं करी कि उसे बार बार इलेक्शन ड्यूटी पे लगाया जाए। क्यों वो इलेक्शन ड्यूटी एक ही बार नहीं हो सकती, क्यों उसे बार बार इलेक्शन ड्यूटी पे लगाया जाता है, जिससे हमारी कानून व्यवस्था भी थोड़ा पिछले स्तर पे जाती है। क्योंकि पुलिस का पूरा ध्यान, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन पे रहता है। साथ ही साथ मेरे को जब प्रवीण भाई साहब मिले, जब देवेंद्र भाई साहब मिले, तो इन्होंने प्रवीण जी से मिलवाया तभी उसी समय पे। प्रवीण जी ने अपनी एक क्या कहते हैं दुखद कहानी मेरे से शेयर करी। उन्होंने बताया उनकी वाइफ इलेक्शंस के समय पे प्रेग्नेंट थी। जिस देश में हम महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, महिला के क्या कहते हैं सम्मान की बात करते हैं, उस समय पे उस प्रेग्नेंट महिला को मैटरनिटी लीव नहीं दी गई क्योंकि उनकी इलेक्शन ड्यूटी लगी हुई थी, जिस वजह से उनकी प्रेगनेंसी में काफी दिक्कतें आई। उनके आगे हम आप ये देखिए कि हम एक महिला का तो सम्मान कर ही नहीं पा रहे, इस वजह से हम एक महिला की सुरक्षा का ध्यान नहीं दे पा रहे, साथ ही साथ हम एक नेक्स्ट जनरेशन को भी एंडेंजर कर रहे हैं।
बार बार इलेक्शन होने से जो ये सरकारी प्रणाली में हमारे परिवार काम करते हैं, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस काम करती हैं, हमारे स्कूल के टीचर्स काम करते हैं, इससे सभी पे फर्क पड़ता है। बार बार ड्यूटी लगने से आप ये देखिए कितने घरों पे फर्क पड़ रहा है। क्यों ऐसा नहीं हो सकता, क्यों ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि एक ही समय पे सारे इलेक्शन करवा दिए जाए। तब मेरे को समझ में आया कि वन नेशन वन इलेक्शन, तब तक मैं उसको एक पॉलिटिकल मुद्दा समझता था, तब मेरे को यह समझ में नहीं आ रहा था कि भैया जनमानुष का मुद्दा कैसे हो सकता है। उस समय पे समझ में आया ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा नहीं, ये आम जनमानुष तक का मुद्दा है। फिर हम जब आंकड़े की बात करते हैं मेरे प्रियजनों, आंकड़े की बात अगर करें तो अगर आप पिछले 5 साल का आंकड़ा देखेंगे तो पूरे देश में करीब 700 से 800 दिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रहा है। क्या हमारा देश डेवलप्ड हो चुका है? क्या हमारे देश में इतनी सुख सुविधाएं हैं कि हम 800 दिन पॉलिसी पैरालिसिस में रह सकते हैं? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट शायद मेरे से बेहतर आप लोग समझते हैं, आप लोग ऑन ग्राउंड होते हैं, आप लोग जनमानुष की समस्याओं को फर्स्ट हैंड देखते हैं। जिस देश में 700 से 800 दिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट रहे, पॉलिसी पैरालिसिस रहे, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में क्या रहता है, उस समय पे ना तो कोई नई पॉलिसी बन सकती है, ना कोई नई स्कीम लॉन्च हो सकती है, ना कोई नया बजट अलॉट किया जा सकता है। इससे सबसे बड़ा प्रभाव किस पे पड़ता है? दुष्प्रभाव पड़ता है देश के किसान पे, देश के मजदूर पे, देश के युवा पे, देश के दलित पे, जिनके लिए कोई नई स्कीम नहीं बन पाती। हमारे जैसा गरीब देश, हमारे जैसा डेवलपिंग देश 700 से 800 दिन पॉलिसी पैरालिसिस में नहीं रह सकता। साथ ही साथ आप ये देखिए कि जिस पॉलिसी पैरालिसिस में हम रहते हैं, जब मैंने आंकड़े देखे तो उन 700-800 दिन का जो नुकसान होता है वो करीब हमें कॉस्ट करता है 1.5% लॉस इन जीडीपी ग्रोथ। जब हम 1.5% सोचते हैं तो बहुत छोटी अमाउंट लगती है कि 1.5% ही तो जीडीपी लॉस हुआ है, लेकिन वो हमारे डेवलपिंग देश के मुकाबले में, हमारे देश के रेफरेंस में बहुत बड़ा अमाउंट है। अगर हम उसको अमाउंट में क्वांटिफाई करें तो वो अमाउंट आती है करीब 4.5 लाख करोड़ की। 4.5 लाख करोड़ जो पैसे हम बचा के 4.5 लाख करोड़ का एक्स्ट्रा जीडीपी ग्रोथ करके 1.5% का एक्स्ट्रा जीडीपी ग्रोथ करके, क्या हम उस 4.5 लाख करोड़ को एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिफेंस में खर्च नहीं कर सकते? तो हम बार बार इलेक्शन करवाने की वजह से ये जो 1.5% जीडीपी ग्रोथ लॉस हो रहा है, इसको हम क्यों सहन कर रहे हैं? ये क्यों नहीं हम देखते कि 4.5 लाख करोड़ वो देश की उन्नति में काम आएगा? साथ ही साथ प्रेस के मेरे प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप मेरे से बेहतर आंकड़े समझते हैं। आपने देखा है कि किस तरीके से जो सरकारी एक्सपेंडिचर भी है साल दर साल इलेक्शंस पे बढ़ता जा रहा है। 2019 में थोड़े कम पैसे खर्च हुए, जो 2024 में बढ़ के 8,500 करोड़ रुपए हो गए। ये सरकारी खर्च है। सिर्फ लोकसभा इलेक्शन पे 8,500 करोड़ रुपए, विधानसभा इलेक्शंस जो पूरे देश भर में होते हैं उस पे न जाने कितने हजार करोड़ रुपए का खर्चा आता है। क्या हम इतने सक्षम हैं? क्या हमारे देश में से भुखमरी खत्म हो गई है? क्या हमारे देश में हर किसी को क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है कि हम 8,500 करोड़ और कई हजार करोड़ विधानसभा इलेक्शन पे खर्च कर सकें? 8,500 करोड़ लोकसभा पे और कई हजार करोड़ बाकी विधानसभा इलेक्शंस पे। क्यों इनको एक ही समय पे नहीं किया जा सकता? क्यों इस वैल्यू को थोड़ा कम नहीं लिया जा सकता कि जो हम पैसे बचाएं वो देश के हेल्थ केयर पे, एजुकेशन पे, देश के हर नागरिक के पास अन्न पहुंचे, एक अच्छी सुविधा पहुंचे, अच्छे रोड पहुंचे, उस पे क्यों नहीं खर्च हो रहा? साथ ही साथ आपने देखा कुछ साल पहले, लगभग 1-1.5 दशक हुआ है, देश में बहुत बड़ी मुहिम चली काले धन पे। सभी पार्टीज ने उसका पुरजोर सपोर्ट किया, सभी पार्टीज रोड पे आई, सभी पार्टीज ने अपने बड़े बड़े भाषण दिए कि हम काले धन को खत्म कर देंगे। पर क्या काला धन खत्म हुआ है? इसमें से काला धन उल्टा बढ़ रहा है। 2019 का अगर हम आंकड़ा देखें, करीब 55,000 करोड़ काला धन पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स जो इलेक्शन लड़ रहे थे, जो कैंडिडेट्स थे, उनके द्वारा खर्च किया गया। वो बढ़ के 2024 में 1 लाख करोड़ से ज्यादा पहुंच चुका है। अगर काला धन हमें खत्म करना है तो सबसे पहले पॉलिटिक्स में से खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिक्स ही काला धन की जननी है। अगर पॉलिटिक्स में ही जो हमारे पॉलिटिशियन कहते हैं हम देश में से काला धन खत्म कर देंगे और इलेक्शन में काला धन बढ़ते जा रहा है, तो काले धन की समस्या कैसे खत्म होगी साथियों? काला धन अगर हमें खत्म करना है तो कहीं ना कहीं वन नेशन वन इलेक्शन उसका सॉल्यूशन मेरे को दिखाई देता है। कैसे? आप पूछेंगे कैसे? जब बार बार इलेक्शन होते हैं, बार बार वो होते हैं, एक ही जगह के आदमी को 3-3 बार वोट देना पड़ता है, तो पॉलिटिकल पार्टीज का लगभग और कैंडिडेट्स का ट्रिपल खर्चा होता है।
एक बार लोकसभा में खर्चा करेंगे, एक बार विधानसभा में खर्चा करेंगे, फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में खर्चा करेंगे। तो क्यों ना इनको एक ही समय पे करवा के वो खर्चा कम किया जा सके। इससे ऑटोमेटिकली जो इलिसिट लिकर इतना हम ये पॉलिटिकल पार्टीज यूज करती हैं, घर घर भेजती हैं, ब्लैक मनी हो गया, ड्रग्स हो गया, आपने देखा लोकसभा इलेक्शन में कितने कई हजार करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए, तो उसमें कमी आएगी। अगर हमारे देश में इतनी समस्याएं हैं और उसका सॉल्यूशन वन नेशन वन इलेक्शन से होता है, तो क्यों नहीं हम उस सॉल्यूशन को ले रहे हैं। साथ ही साथ मैं आपको हरियाणा का एग्जाम्पल देना चाहूंगा साथियों। हरियाणा में पहले लोकसभा के इलेक्शन हुए, फिर विधानसभा के इलेक्शन हुए, फिर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हुए। लोकसभा इलेक्शन में जो वोटिंग परसेंटेज थी वो फिर भी बेहतर थी। विधानसभा इलेक्शन में लोकसभा के मुकाबले और कम हुई। और मेरे को आश्चर्य तो जब हुआ जब मैंने क्या कहते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो अभी इलेक्शन खत्म हुए हैं, कई जगह पे 10-10%, सिर्फ 10 से 15% वोटिंग परसेंटेज हुई है। क्या ऐसे हम डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करेंगे? क्या ऐसे हम मोर पार्टिसिपेटिंग डेमोक्रेसी बनाएंगे अपने वोटर्स के लिए, जहां पे 1.45 बिलियन लोग हैं और सारे लोग आज भी वोट करने नहीं जाना चाहते? क्या ऐसे डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी? इसकी मैं आपको वजह बताता हूं। सबसे बड़ी वजह क्या है? हमारे देश में एक बड़ा तबका है मजदूरों का, जो अपने गृह क्षेत्र से बाहर जाके काम करते हैं। आईटी वर्कर्स भी हैं, व्हाइट कॉलर वर्कर्स भी हैं, जो अपने गृह क्षेत्र से, हम कहीं ना कहीं हम मैक्सिमम लोग प्रवासी हैं। जब इलेक्शन होता है तो हमें अपने घर बार वापस जाना पड़ता है, हमें हमारे होम टाउन वापस जाना पड़ता है ताकि हम वोट दे सकें। अब दिक्कत क्या आती है कि 3-4 महीने पहले तो लोकसभा का इलेक्शन हुआ, तब हमने छुट्टी ली, तब जाके वोट डाला है। लेकिन फिर जब विधानसभा का इलेक्शन होता है तो हम सोचते हैं, हमारा एम्प्लॉयर भी सोचता है कि यार ये तो बार बार छुट्टी मांग रहा है इलेक्शन के उस पे। फिर विधानसभा में तभी वोटिंग परसेंटेज कम हो जाती है क्योंकि कम लोग पहुंच पाते हैं अपने होम टाउन पे। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में तो लगभग डिमिनिश हो जाता है। अगर आप हरियाणा का एग्जाम्पल देखें, अगर वन नेशन वन इलेक्शन के अंतर्गत लोकसभा और विधानसभा एक साथ इलेक्शन होंगे, तो जो हमने स्टडीज कंडक्ट की और जो हमने पब्लिकली अवेलेबल डेटा देखा, तो करीब करीब वोटिंग परसेंटेज 80 से 85% अचीव की जा सकती है बहुत सारी जगहों पे। 80 से 85% लोग जब अपनी सरकार चुनेंगे तो आप ये देखिए, सही मुद्दों पे सरकार चुनी जाएगी, सही दिशा में सरकार वो चलेगी, सरकार भी बाध्य हो जाएगी कि 80-85% लोग जब सोच के अपने मत का उपयोग कर रहे हैं, तो वो ना तो गुमराह कर सकती हैं, ना वो कास्ट डिवाइजिव कर सकती हैं, ना वो रिलीजियस लाइंस पे डिवाइड कर सकती हैं। तो प्रोग्रेस की बात होगी, तो एजुकेशन की बात होगी, तो हेल्थ केयर की बात होगी, तो जो असल मुद्दे हैं जनमानुष के, उनकी बात होगी। आपको जैसे मैंने हरियाणा का एग्जाम्पल दिया, हरियाणा में अगर लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ हुए होते तो वोटिंग परसेंटेज अच्छी रहती। और साथ ही साथ मैं आपको हरियाणा का एक और एग्जाम्पल दूं, हरियाणा में 7 साल बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हुए हैं। आप में से कोई महाराष्ट्र से है क्या? महाराष्ट्र में आपने बीएमसी के इलेक्शन के बारे में सुना होगा। 8 साल हो चुके हैं, 8 साल से बीएमसी के इलेक्शन आज तक नहीं हुए हैं वहां पे। आप ये सोचिए, सबसे बड़ी समस्या जो जनमानुष को होती है वो होती है कि मेरे घर पे पानी नहीं आ रहा, मेरी सीवेज लाइन ठीक नहीं है, या मेरी जो लोकल सड़क है वो टूटी हुई है। वो कौन करता है? वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर करते हैं, वो लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट करती है। और जब उसी के साथ साथ 8-8 साल इलेक्शन नहीं होंगे, तो आप ये बताइए उनको जवाबदेह कैसे रखेंगे? इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका भी सॉल्यूशन है वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन के अंतर्गत जब एक ही बार में लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन होंगे तो वोटर पार्टिसिपेशन उसमें बढ़ेगा। साथ ही साथ इसमें एक प्रोविजन है जो दिया गया है, जो अभी रिपोर्ट आई थी कि 100 दिन के अंतर्गत इसमें हमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के भी इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। जहां पे ये समस्याएं हैं, 7-7, 8-8, 10-10 साल इलेक्शन नहीं हो रहे, वहीं पे इससे हमें यह फायदा होगा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के भी उसको बंद कर, ये वाला लेना। उससे ये सबसे बड़ी इशू, इससे सबसे बड़ा इशू ये भी सॉल्व होगा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के भी इलेक्शन सही टाइम पे होंगे। इसी के साथ मैं आगे आपसे आग्रह करूंगा कि हमें आपका सपोर्ट चाहिए, हमें आपको इस मुहिम का हिस्सा बनाना है, क्योंकि जब तक ये जो डेमोक्रेसी का 4th पिलर है, जब तक हमारे साथ नहीं आएगा, इस देश में कोई भी पॉलिटिकल बदलाव नहीं आ सकता। ये पॉलिटिकल पार्टी सारी की सारी बातें कर रही हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हम करेंगे, लेकिन कहीं पे भी हमें ठोस कार्रवाई नहीं दिखती। हमें कोई कमेटी नहीं चाहिए, हमें इंप्लीमेंटेशन चाहिए वन नेशन वन इलेक्शन का। इसी के साथ हमारी साथी श्वेता जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो हमारे ग्रुप का आगे का आपको प्लान ऑफ एक्शन बताएं।
अपनी आवाज को देश के युवाओं तक पहुंचाने अपनी आवाज को देश के युवाओं तक पहुंचाने के लिए 24 व 25 मार्च को हम देश के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे, जिसके तहत हम ये निश्चित करेंगे कि देश के युवाओं को हम बता पाएं कि वन नेशन वन इलेक्शन क्या है, क्यों उन्हें इसे सपोर्ट करना चाहिए और यह हमारे देश के लिए जरूरी क्यों है। 26 मार्च को हम लोग जंतर मंतर पर एक दिन का उपवास करेंगे, जहां पर हमारे साथ देश के लगभग 500 से अधिक युवा जुड़ेंगे। 27 मार्च को हम लोग एक पीस मार्च करेंगे, जो कि अंबेडकर सेंटर से पार्लियामेंट तक होगी, जहां पर हम देश की सभी पॉलिटिकल पार्टीज से यह निश्चित करेंगे, यह हम उनको समझाने की कोशिश करेंगे, उन तक पहुंचेंगे कि वे इसे सपोर्ट करें, इसका समर्थन करें। हम देश के लिए इसका बहुत महत्व है। इसी के साथ हम प्रधानमंत्री जी तक भी पहुंचने का प्रयास करेंगे, जहां पर हम उन्हें ज्ञापन सौंपेंगे, जो कि हमारे देश के युवाओं की सामूहिक इच्छा का एक प्रतीक होगा, और हम उनके सामने अपना मत रखेंगे कि वे इस दिशा में अपने कदम बढ़ाएं और वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करने की प्रक्रिया पर जल्द से जल्द काम शुरू करें। आगे की जानकारी आपको देवेंद्र जी देंगे। देवेंद्र जी, आप सेंटर में जाइए। सभी पत्रकार साथियों को सादर नमस्कार। हम सभी जानते हैं कि इस पूरी दुनिया में जो बड़े बदलाव हुए हैं वो वहां के युवाओं ने किए हैं। इसलिए हम सब युवाओं ने ये बात ठान ली है कि जब तक इस देश में एक देश एक चुनाव लागू नहीं हो जाएगा, हम चैन से नहीं बैठने वाले हैं। हमने, हमारी कमेटी ने बैठ करके एक एक्शन प्रोग्राम बनाया है। उसमें अलग अलग एक्शन प्रोग्राम पूरे देश के लिए हैं, चाहे वो देश की यूनिवर्सिटीज में जाना हो, कॉलेजेस में जाना हो, स्कूल्स में जाना हो। उसी कड़ी में 26 तारीख को हमने जंतर मंतर पर एक बड़ा कैंपेनिंग शुरू इस एक देश एक चुनाव को लेकर के हमने शुरू किया है, जिसमें हजारों की संख्या में युवा एकजुट होंगे, वहां पर आएंगे, इकट्ठा होंगे, और उन युवाओं में युवा डॉक्टर होंगे, युवा इंजीनियर होंगे, युवा वकील होंगे, युवा लेखक होंगे, युवा कवि होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट इस देश का जो भाग्य विधाता होता है, जो वर्तमान में, जो भविष्य का नहीं वर्तमान का नागरिक होता है, इस देश का छात्र होगा, वो जंतर मंतर पर इकट्ठा होगा और अपने अपने कला के माध्यम से, अपने अपने विचारों के माध्यम से हमारा जो ये अभियान है एक देश एक चुनाव, इसको और मजबूत करेगा। और उसी कैंपेनिंग में, उसी स्थान पर सैकड़ों युवा उस दिन अनशन पर बैठेंगे, और हमें पूरा यकीन है कि आप सभी उस दिन वहां पर मौजूद होंगे, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं आप सब भी, मुझे लगता है ज्यादातर लोग, आप में से ज्यादातर पत्रकार बंधु युवा ही हैं, और हमारी आप भावना जरूर समझ रहे हैं, और हमें पूरा भरोसा है आप 26 तारीख को भी ऐसे ही सहयोग देंगे जैसे आज आप लोगों ने यहां पर आकर के हमारा हौसला अफजाई की है। 26 तारीख के एक्शन प्रोग्राम की जानकारी यही है। बार बार हम, क्योंकि अभी यह अभियान शुरू हो गया है, हम आपको बुलाते रहेंगे और जानकारी देते रहेंगे। अभी इस कार्यक्रम को लेकर के और आगे की किसी भी बात को लेकर के अगर कोई सवाल हमारे मन में है तो आप कोई भी सवाल हम चारों से पूछ सकते हैं। सर देखिए, जो अभी इलेक्शन पूरा का पूरा एक प्रोसेस चल रहा है उसमें सभी की ट्रेनिंग होती है, और लगभग आप ये देखिए जब अलग अलग प्रदेशों में चुनाव होते हैं, जो फोर्सेस लगती हैं, जब पूरे देश में भी साइमल्टेनियसली चुनाव होगा, जब लोकसभा चुनाव होता है वो भी एक ही स्तर पे होता है, ठीक है, उसी समय पे हम विधानसभा का भी चुनाव करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा इसमें रिसोर्सेज की एक्सपोनेंशियल कुछ वो होगा। बिल्कुल है
कि थोड़ी रिसोर्सेज ज्यादा लगेंगी, लेकिन आप उसमें देखिए कितना पैसा बचेगा, कितना समय बचेगा, देश का उससे कितना फायदा होगा। अगर ये होता कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन से पैसा ज्यादा लगता है, रिसोर्सेज तो बकायदा ज्यादा लगेंगी, लेकिन अगर पैसा बहुत ज्यादा लगता और देश को इकोनॉमिकल नुकसान होता तो हम समझते कि भाई वन नेशन वन इलेक्शन से कोई नुकसान है। लेकिन जो भी हम डेटा देख रहे हैं, जो भी हम प्रोजेक्शंस देख रहे हैं, उससे ये जरूर है कि कुछ रिसोर्सेज ज्यादा लगेंगी, लेकिन उससे जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है, जो इकोनॉमिकल बेनिफिट है और जो हमारे क्या कहते हैं एक स्टेबिलिटी वाले बेनिफिट है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के, वो क्या कहते हैं आउटशाइन करते हैं जो इसके छोटा मोटा ये रहता है कि भाई रिसोर्सेज ज्यादा लगेंगी। तो मेरे को कहीं ना कहीं ये लगता है वन नेशन वन इलेक्शन से हमें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है और उस वजह से ये हमारे लिए बहुत कामजनक रहेगा। एक सेकेंड हर्ष जी के ही जवाब में एक बात और जोड़ देते हैं। पहले भी हमारे देश में एक साथ चुनाव होते थे और अभी भी अगर आप देखें उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में असेंबली चुनाव और लोकसभा चुनाव एक साथ होते हैं और वहां का वोट प्रतिशत काफी अच्छा जाता है। 1952 से 67 तक देश में लगभग एक तरीके से मानिए वन नेशन वन इलेक्शन ही हुआ है। वो उस समय की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी कि भाई सरकारें गिराई गई या जो भी था, ठीक है, उस वजह से वो कॉन्सिक्वेंटली नहीं हो पाया। लेकिन उस समय पे तो रिसोर्सेज कम थी, अब तो रिसोर्सेज ज्यादा हो चुके हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी बेहतर है, मैन पावर ज्यादा है, तो अब तो हम और बेहतर तरीके से वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट कर पाएंगे। बिल्कुल सर, टेक्निकली इट इज फिट। कौन एक्सपर्ट आपको बोला है ये टेक्निकली? नहीं सर, सारे ही हम भी देखिए, हम भी कहीं ना कहीं जो हम सारे पूरा ग्रुप है, हमने भी अपनी पढ़ाई करी है इसके बारे में। हमने क्या कहते हैं कितने सारे रेफरेंसेस देखे हैं, कितनी सारी स्टडीज देखी हैं जिसमें ये बिल्कुल वो हो रहा है। जब 1967 तक हम वन नेशन वन इलेक्शन कर पाए हैं, तो आज क्या ऐसी टेक्नोलॉजिकल बाधा है कि आज हम नहीं कर सकते, 67 में कर सकते थे। उस चीजों में नहीं जा, मैं कह रहा हूँ ऑल द पार्टीज उनका जो ये है डिफरेंसेस है, वो डिफरेंसेस भी जरूरी है, टेक्निकल एक्सपर्ट की भी जरूरी है, फिट अनफिट है, तो ये सब चीजों को भी तो देखना है। सर पॉलिटिकल पार्टीज का समन्वय बनाना, वो देखिए वो पॉलिटिकल पार्टीज का काम है। हम एज अ यूथ ग्रुप हम चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज तक हम अपनी आवाज पहुंचाएं कि क्यों इतना वन नेशन वन इलेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज में ये पहले से समझ होती तो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो चुका होता, तो हमें यहाँ पे बैठने की जरूरत ही नहीं थी। अगर उनमें समन्वय होता तो हमारे लिए कोई दिक्कत ही नहीं थी, वो अपने आप कर लेते। लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज में हमें नहीं लगता कि वो कर पाएंगी, कमिटीज बना दी जा रही हैं, व्हाइट वॉशिंग हो रही है, हम चाहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट हो। नेशनल पार्टीज के इधर भी हम देखें तो रीजनल पार्टीज का तमाम डिससैटिस्फैक्शन है और तमाम वो डाउट क्रिएट करते हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के। तो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने स्टूडेंट विंग हैं, यूथ विंग है, तो एज अ यूथ संविधान सपोर्ट क्या उस यूथ ऑर्गेनाइजेशन से तमाम नेशनल पार्टीज हो या फिर रीजनल पार्टीज हो, क्या आप बातचीत करेंगे वॉलंटियर के तौर पर कि वो समन्वय बनाया जा सके, वो कोऑर्डिनेशन मेंटेन किया जा सके? देखिए हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, हमारे जो यूथ वॉलंटियर्स हैं, वो करीब करीब 300 से ज्यादा एमपी से जाके मिले। जैसा कि यतिन ने आपको अपने उसमें बताया था संबोधन में, 300 एमपीज लगभग 70 करोड़ देश के वासियों को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें से मैक्सिमम लोगों का हमें सपोर्ट मिला। और वो कोई एक पार्टी के नहीं थे, एक क्षेत्र के नहीं थे, वो 300 एमपी सभी क्षेत्रों के सभी पार्टीज के थे। मैक्सिमम ऑपोजिशन के थे, मैं आपको बताऊं। काफी सारे नंबर आप ये लगा लीजिए, करीब 30% के आसपास ऑपोजिशन के एमपीज रहे हैं जिनको हमने अप्रोच किया है। ऑपोजिशन पार्टीज उसमें कांग्रेस भी है, उसमें समाजवादी पार्टी भी है। समाजवादी पार्टी के इवन अखिलेश यादव से हमारे वॉलंटियर्स मिलके आए हैं। तो जो बड़े बड़े नेता हैं सबसे मिलने की कोशिश की है। देखिए एमपीज मैक्सिमम एमपीज ने रिटर्न में दिया है, जो सपोर्ट करते थे उन्होंने रिटर्न में दिया है, लेकिन जो सपोर्ट ये ऑन नहीं, अखिलेश जी ने सपोर्ट नहीं दिया। देखिए चैलेंज तो सबसे बड़ा यही है कि पॉलिटिकल पार्टीज का समन्वय बनाना, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने अब ये देखिए, हम तो चाहते हैं कि भाई रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन पार्टी सभी सपोर्ट करें।
आज भाजपा सरकार में है, कल को कोई और होगा, तो जो भी सरकार में रहे वो वन नेशन वन इलेक्शन को इंप्लीमेंट करे। हमारा तो ये मानना है। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये समन्वय है, वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज को देखना पड़ेगा। ये युवा की आवाज है, युवा की आवाज को समझना पड़ेगा और जो इसके बेनिफिट्स हैं उसको समझना पड़ेगा और इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। आपने ये चर्चा किया जो 1967 तक वन नेशन वन इलेक्शन, अभी 8 फेज में चुनाव हो रहा है। 67 में आबादी 60 करोड़ के आसपास थी, अभी 140 करोड़ है। तो आप वन नेशन वन इलेक्शन किस आधार पे कह सकते हैं कि संभव है? That is the technical. बहुत बहुत शुक्रिया सवाल के लिए। सर देखिए, जिस समय की आप बात कर रहे हैं, अच्छा ये बात सवाल थोड़े बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या हमारे पास कोई इकोनॉमिकल और टेक्निकल सेटअप है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन करा भी पाए। जिस समय की आप बात कर रहे हैं उस समय 47 के समय 52 में इलेक्शन स्टार्ट हुए। हमारी जो पहली सैटेलाइट मिसाइल थी उसे साइकिल पर लाना पड़ा था, और आज हम उस समय में हैं जहां हमारी भेजी हुई मिसाइल मून और मार्स पर जा रही है। लुक एट द डेटा, वी हैव नियरली 700 मिलियन यंग पीपल। उसके साथ साथ लुक एट द टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस दैट वी हैव, मशीनरी दैट वी हैव, और सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक स्ट्रक्चर आज हमारे पास है। 1952 में जो हमारे सामने समस्याएं थी, लोगों के पास खाना नहीं था, रहने को जगह नहीं थी, आज उससे समस्याएं और प्रॉब्लम्स हमारी हटी। प्रॉब्लम खाना नहीं था, वोट गिराने जाता था बूथ पे, सुबह 5 बजे खड़े होकर के, वो बच्चे हो जो 18 साल का युवा हो या 21 साल का युवा हो और 80 साल का बूढ़ा, सुबह 5 बजे पोलिंग स्टेशन पे खड़ा रहता था। दैट वाज नो प्रॉब्लम। आप टेक्निकल की बात करते हैं, एआई की बात करते हैं, एआई से अमेरिका जैसे देश में चुनाव नहीं होता है। टेक्निकली वो वहाँ ईवीएम नहीं है, यहाँ बैलेट पेपर पे, वहाँ भी बैलेट पेपर पे चुनाव होता था, यहाँ बैलेट पेपर को हटा दिया गया। तो आप कैसे कह सकते हैं वन नेशन वन इलेक्शन इज पॉसिबल? बिकॉज दैट इज द नीड ऑफ आवर कंट्री। अमेरिका की जो आज समस्या है, ईवीएम को लेकर के तमाम तरह के सवाल उठ रहे, नॉट ओनली सवाल। Exactly. I want to add here, there are a lot of questions when we talk about regional parties. काइंडली देश की पार्लियामेंट नहीं है, आप सभी डेमोक्रेसी मेंटेन करके रखिए। एक बार एक एक करके सवाल पूछिए। यस सर प्लीज। तमाम सवाल जो है ईवीएम पर भी खड़े हुए, रीजनल पार्टीज हो या फिर नेशनल पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी, उसने खड़े किए। तो एक तरफ तो ईवीएम को लेकर के सवाल है, यानी कि मौजूदा चुनाव व्यवस्था को लेकर के सवाल है, इलेक्शन कमीशन को लेकर के बड़ा सवाल है। दूसरा, आप यहाँ पर कह रहे हैं वन नेशन वन इलेक्शन को हम इंट्रोड्यूस करेंगे, उसको लेकर के किस तरीके से इलेक्शन कमीशन काम करेगा, क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि 140 करोड़ लोगों का चुनाव आप एक साथ एक ही समय पर 1 महीने 2 महीने 3 महीने के भीतर 10 चरणों में 5 चरणों में कैसे कंडक्ट कर पाएंगे? आप मिसाइल की बात करें तो इट्स नॉट अबाउट लॉन्चिंग अ मिसाइल फ्रॉम श्रीहरिकोटा स्पेस स्टेशन टू द स्पेस स्टेशन, ऐसा नहीं है। यू आर कंडक्टिंग अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। तो उसी लिए मैं आपको कह रहा था, द मिसाइल एग्जांपल जस्ट वाज टू टेल यू कि हम कहाँ थे और कहाँ पर आए हैं टेक्नोलॉजिकली, और माइंडसेट में कितना फर्क है। माइंडसेट में फर्क नहीं आया बॉस। हम कह रहे हैं कि बैलेट बॉक्स पर वापस जाना है, हमें ईवीएम नहीं चाहिए। नहीं, आप ये देखिए बैलेट और ईवीएम का अलग सवाल है। हम ना तो इलेक्शन कमीशन है, ना हम कोई पॉलिटिकल पार्टी हैं जो ईवीएम या बैलेट पे सवाल उठाएं। अगर बैलेट पे भी होता है, आप वन नेशन वन इलेक्शन करवाइए। ईवीएम बैलेट एआई की बात कर रहे हैं, तो आप चाहते हैं इलेक्शन कमीशन आने वाले समय पे एआई के निर्धारित हिसाब से काम? मैम, हम बता रहे थे, जो मेरे साथी ने जवाब दिया उसका ये तात्पर्य था कि भाई टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो चुकी है। और जहां तक यूएस की बात रही, जब यूएस में बैलेट की बात होती है तो आप ये देखिए यूएस के बैलेट पे ही सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं। बाइडेन कहता है कि भाई बैलेट हाईजैक हुए, ये ट्रंप भी कहता है बैलेट हाईजैक हुए, और हमारा बैलेट ईवीएम का है ही नहीं सवाल। आप चाहे बैलेट पे करवाइए, ईवीएम पे करवाइए, हमारा जो सवाल है वो ये है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। आपका कहना है वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, ठीक, सपोर्ट ठीक। अभी जो इलेक्शन है वो 3 महीना समय लेता है ना, 3 महीना इलेक्शन
समय लेता है। अगर वन नेशन वन इलेक्शन हुआ नॉट लेस देन 1 ईयर, इट इज नॉट पॉसिबल। नहीं यहाँ 1 मिनट, तो हमारे साथ बचा 4 साल पार्लियामेंट जो चुना जाएगा, पार्लियामेंट्री जो होगा या ये विधायक जो होगा वो 4 साल ही एमएलए एमपी रह सकेगा। नहीं, ऐसा कहीं पे भी नहीं है सर कि 1 साल कोई चुनाव लेगा। अगर एक साल अभी 3 महीना में कंप्लीट होता है। किस रिपोर्ट में है कि 1 साल समय लेगा? एकदम देगा। किस रिपोर्ट में आप ये बताइए? नहीं प्रैक्टिकल मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होता है, उसके पहले चुनाव आयोग अपनी प्रक्रिया शुरू करता है, उसको लेकर के अभी 3 महीने का समय लगता है। अगर 7% में चुनाव हो रहे हैं तो 1 महीने लगता है। आप ये देखिए, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जिस कुछ स्टेट्स में मेरे साथी ने बताया कि एक ही समय पे इलेक्शंस हुए, लोकसभा और विधानसभा। अगर वहां पे लोकसभा विधानसभा अलग भी होते, सिर्फ लोकसभा का इलेक्शन होता, तब भी उतना ही समय लगता। लोकसभा और विधानसभा जब साथ हुए तब भी उतना ही समय लगा। अभी एक मिनट, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, बहुत ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों को जैसे आप प्रदर्शन करना चाह रहे हैं 26 मार्च और जंतर मंतर पे, आपको चुनाव आयोग ही अगर बुला लेता है और आपसे सजेशन मांगता है, तो आप चुनाव आयोग को क्या सजेशन देंगे कि आप 1 साल में चुनाव कैसे करें? हम तो चाहते हैं कि वो बुलाएं, हम तो चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज भी हमारी बात सुने, इलेक्शन कमीशन भी बात सुने। और देखिए, ये सोचना कि भाई अच्छे तरीके से चुनाव को कैसे होंगे, इलेक्शन कमीशन किस लिए बना है, ठीक है? जब कभी भी किसी भी प्रॉब्लम की बात होती है तो कोई भी युवा संगठन हो गए, कोई भी प्रेशर ग्रुप हो गए, उनका ये तात्पर्य होता है कि सरकार तक हम अपनी बात पहुंचा सकें। वो कैसे होगा, क्या होगा, इसकी पूरी की पूरी त्रुटियों में जाना एक्सपर्ट्स का काम है, सरकार का काम है और इलेक्शन कमीशन का काम है। हम बिल्कुल सजेशन दे सकते हैं, बट हम ये समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन वगैरह बाकी सब ज्यादा क्या कहते हैं केपेबल हैं कि वो ये देख सकें कि किस तरीके से फटाफट इलेक्शन करवाए जाएंगे। हमें जागरूकता फैलानी है ताकि जल्दी से जल्दी ये लागू हो। आप जिन 300 एमपी से मिले, आपने कहा कि उसमें ऑपोजिशन पार्टीज के भी एमपी शामिल थे। आप ऑपोजिशन के कितने एमपी से इन पर्टिकुलर मिले, उनकी संख्या क्या है, और कुछ का अगर आप नाम ले सके जिन्होंने सपोर्ट दिया है वन नेशन वन इलेक्शन विद रिटन? देखिए, हमारे साथी बैठे हैं, 2 ऐसे ऑपोजिशन के एमपीज थे जिन्होंने हमें समर्थन दिया, लेकिन उनकी पार्टी समर्थन नहीं कर रही है। बेहतर तरीके से नाम वो बता पाएंगे और हम जब अपनी प्रेस रिलीज करेंगे तब हम आपको उस एमपीज की पूरी लिस्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी बता दें मैम, 300 नाम है तो ऐसे याद तो नहीं है सारे के सारे, तो वो देखिए, मैंने बताया हम क्या कहते हैं, सपा के पार्टी से भी मिले, इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी के काफी सारे एमपीज से मिले। काफी सारे एमपीज का ये था कि भाई क्या कहते हैं, वो पब्लिकली उस चीज को उजागर नहीं करना चाहते। साथियों देखिए, हमारा ये प्रेशर ग्रुप है, प्रेशर ग्रुप। हम एक साफ नियत के साथ इस देश में एक अच्छे बदलाव के नियत के साथ काम कर रहे हैं। सरकार पर, पॉलिटिकल पार्टी पर, संसद पर प्रेशर बना रहे हैं और लोगों के बीच में जागरूकता फैला रहे हैं। हमारा काम इतना है। टेक्निकल इशू चुनाव आयोग देखे, सरकार सोचे, पॉलिटिकल पार्टी सोचे, उनका यही काम है। हमारा साफ नियत के साथ एक बदलाव होना चाहिए इस देश में। और एक भाई ने, किसी ने, पत्रकार बंधु ने सवाल पूछा था कि कैसे होगा, क्या होगा, ये सरकार सोचे। जब एक साथ 2 राज्यों की विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं तो बाकी राज्यों की विधानसभा के चुनाव भी उनके साथ हो सकते हैं। आप स्टेट असेंबली को बांटना चाहते हैं क्या? वो कैसे बनेगा? स्टेट असेंबली, हर स्टेट असेंबली एक गवर्नर है, एक अलग ढांचा है, उसको आप कैसे बांध सकते हैं? सर, स्टेट असेंबली चुनाव से स्टेट असेंबली नहीं बनती, चुनाव से तो स्ट्रेंथन होती है उसकी। स्टेट असेंबली चुनाव से कैसे बन जाएगी? वो आप उनको कह रहे हैं ना कि आपका इलेक्शन अब फलाने टाइम है, ऐसा नहीं हो सकता। फलाने टाइम में नहीं, चुनाव होना एक साथ, एक देश का चुनाव एक साथ होना है, बस इतनी सी बात है। कब बन रही है वो? आप इतनी सारी स्टेट, वो तो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा ना सर, एक समय के साथ स्ट्रीमलाइन होगा। देश के पास बहुत पैसा है, एक साथ चुनाव हो जाएगा, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर यूपी के नजरिए से देखें, 22 में लास्ट चुनाव हुआ असेंबली का,
अगला चुनाव 27 में, पार्लियामेंट्री इलेक्शन कब हुआ? 1 सेकंड, 24 में, अगला चुनाव 29 में, बिहार का इलेक्शन, दिल्ली का इलेक्शन 25 में हुआ, अगला चुनाव 30 में, बिहार का हुआ नहीं है, बिहार का 25 में, अगला 30 में होगा। तो क्या सब चुनाव एक साथ कर आप पूरे देश में प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे और 29 में सारा? सर, चुनाव से प्रेसिडेंट रूल नहीं लगता है। दूसरी बात ये कैसे होगा? 2027 में यूपी का चुनाव है, असेंबली का चुनाव, मान लीजिए कोई भी पार्टी वहाँ पे आ गई, सरकार बन गई, फिर 29 में अगर ये वन नेशन वन इलेक्शन पास हो जाता है, लग जाता है, 29 में चुनाव है, वन नेशन वन इलेक्शन, क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी 29 में है, तो यूपी का चुनाव कैसे कराएंगे? 5 साल का टेन्योर है, 32 में पूरा होगा। तो आपका सवाल पूरा हो गया? आप सवाल पूछिए और फिर मैं उत्तर दूंगा मित्र। मैं 32 में होगा, 29 में ये 2 ही बार मत पूछिए ना मित्र, मैं जवाब दे रहा हूं, सुनिए तो। हो गया भैया, ऐसा है, ये लास्ट सवाल है, क्योंकि हमारी कोर कमेटी की फिर मीटिंग है, इसका मैं जवाब देकर के हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को समाप्त करते हैं। हमारी एक साफ नियत है, ये कब कैसे होगा, पॉलिटिकल पार्टी आपस में बैठ करके सरकार के साथ समन्वय बनाएं, विचार करें, काम करें। हम बस इतना चाहते हैं, एक साथ देश में एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। धन्यवाद। फाइनली एक लास्ट कंक्लूजन मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। जैसा हमने कहा, वी आर ए यूथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। हम चाहते हैं कि आप लोग आए, पॉलिटिकल पार्टीज आए, एंड वी डू नॉट हैव अ परफेक्ट पॉलिसी, बट मिलकर हम एक परफेक्ट पॉलिसी का निर्माण हमें तो आपसे सीखना है। हम लोग भी आप लोगों से इसलिए सवाल कर रहे थे, अभी आप एक कमरे में नहीं and one time given to 1.45 billion people of this country to decide the fate of India. और इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हर्ष जी आए, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट, और वो भी आपको बताएं why one nation one election is such an important issue. हर्ष जी। प्रेस के मेरे आदरणीय साथियों, जब पिछले साल ये जो युवा जो हमारा समूह है ये मेरे पास आया, इन्होंने अपनी बात मेरे समक्ष रखी, तो मेरे को 2 भावनाएं बड़ी मन में प्रबल उठी। एक तो बहुत गर्व की अनुभूति हुई कि हमारा युवा इस तरीके के पॉलिटिकल मुद्दे के बारे में सोच रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक संशय भी आया कि युवा को क्या फर्क पड़ता है वन नेशन वन इलेक्शन से। सबसे पहला जो मेरा सवाल था उनसे यही था कि भाई ठीक है, मैं इसको एक पॉलिटिकल मुद्दे के तौर पे तो जरूर देखता हूं, वन नेशन वन इलेक्शन, बट इससे आपको क्या फर्क पड़ता है। तब मेरे को जो हमारा ग्रुप था, जो हमारा समूह है, उसमें अभिनव से इन्होंने परिचय करवाया। तो मेरा परिचय अभिनव जी से हुआ। अभिनव जी ने अपनी क्या कहते हैं एक बड़ी पर्सनल समस्या हमसे शेयर करी। वो दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि कैसे भाई साहब बार बार, क्योंकि देखिए इलेक्शन एक समय पे तो हो नहीं रहा, कभी लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं। देखिए सबसे बड़ा मैसेज तो ये है कि आज का युवा चाहता है कि देश में वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट हो। आज के समय में हमें लगता है सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस पे बात कर रही हैं, इस पे डिबेट होगी और वहीं तक रह जाएगा। काफी समय से पार्लियामेंट पे इस पे डिबेट भी नहीं हुई है, कोई ठोस कार्रवाई इस पे वन नेशन वन इलेक्शन पे नहीं हो रही है। हम चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट हो, युवा की आवाज सरकार तक पहुंचे, विपक्ष तक पहुंचे, सभी पार्टीज तक पहुंचे, और सरकार युवा की आवाज हमारे संसद तक पहुंचे कि देश का युवा चाहता है वन नेशन वन इलेक्शन इस देश में जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट हो। देखिए वो सरकार की समस्या है, वो सरकार को देखना है वो कैसे करेगी। हमारा काम है युवा की आवाज सारे संसदों तक पहुंचाना, हमारी संसद तक पहुंचाना, सभी हमारे जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाना। दिल्ली में हमारा क्या कहते हैं 24-25 को हम देश भर के स्कूल कॉलेजेस में जा रहे हैं, देश के युवा से आह्वान कर रहे हैं कि वो वन नेशन वन इलेक्शन को सपोर्ट करें, उनको हम उसके फायदे समझाएं, हम उनसे भी फीडबैक लें कि वन नेशन वन इलेक्शन की जो हम मुहिम चला रहे हैं उसको और अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। साथ ही साथ 26 को हम क्या कहते हैं इस पे हम अपने क्या कहते हैं जंतर मंतर पे उस पे अनशन पे बैठ रहे हैं, हम क्या कहते हैं उपवास कर रहे हैं, तो उसको अनशन कहना ठीक नहीं होगा, हम उपवास कर रहे हैं। और 27 तारीख को हम अंबेडकर सेंटर से पार्लियामेंट तक मार्च करेंगे, एक पीसफुल मार्च होगा। बस हमारा यही उद्देश्य होगा कि सभी पार्टीज तक और देश के प्रधानमंत्री तक हमारा संकेत पहुंचा सकें, जो है कि देश का युवा वन नेशन वन इलेक्शन चाहता है।
नहीं, देशवासियों के सामने एक एग्जाम्पल हमने पहले से ही सेट करना शुरू कर दिया है। देश की यूनिवर्सिटीज़, देश के स्कूल्स, देश के कॉलेजेस, हम हर जगह जा रहे हैं और हम ये बता रहे हैं कि एक साथ अगर देश के सारे लेवल्स पर चुनाव होता है तो उससे इतना ज़्यादा फायदा हमारे देश को होगा कि जो एक रोड़ा विकास में बनी हुई है, बार बार इलेक्शन होता है, चुनाव आचार संहिता लगती है और लाखों करोड़ रुपए, वो जो लाखों करोड़ रुपए चुनाव में बार बार लगते हैं, हर तीसरे महीने, हर चौथे महीने कहीं चुनाव होता, वही पैसा अगर देश के विकास में लगता है तो हमारा देश तो विकसित अपने आप ही हो जाएगा। देखिए, अगर मैं ईमानदारी से आपको बताता हूँ तो हम जितने एमपी से मिले हैं उसमें ज़्यादातर एमपी व्यक्तिगत रूप से चाहते हैं ये होना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से चाहते हैं, पर क्योंकि पॉलिटिकल उनकी पार्टी है, पार्टी के प्रेशर में वो ना बोलने अलग बात है, लेकिन उन्होंने चाय पी करके हमारे साथ पर्सनली ये कहा है कि ये होना चाहिए, देश के हित में है। तो हमें लगता है जब ये एक आंदोलन बनेगा और पूरे देश में हम जाएंगे, फैलेंगे, तो वो मजबूर हो जाएंगे हमारा साथ देने के लिए। देखिए, जब मैं आपका सवाल समझ गया, तब जब चुनाव होते थे तब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, आज ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं। तब हम इतने संपन्न नहीं थे, आज हम बहुत संपन्न हैं, हर रूप से संपन्न हैं। सबसे बड़ी बात है, हम तकनीकी रूप से दुनिया को मात दे रहे हैं। तो तकनीकी रूप से जब दुनिया को मात दे रहे हैं, हर चीज़ में हमारा रिफॉर्म हो रहा है, तो चुनाव में रिफॉर्म क्यों न हो। और मुझे लगता है कि आज अगर एक साथ चुनाव होते हैं तो बहुत ही सरल तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सुलभ तरीके से ये चुनाव संपन्न हो सकते हैं।